चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की क्लास में वेलकम किया जाता है। हम फिर से एक बार नए टॉपिक के एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत फंडामेंटल टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहने वाला है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की अगर मेरे भाई मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल आपका सिलेबस यूके पीएससी लेक्चरर मेंस में, ध्यान देना, यूके पीएससी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है ये पेपर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है। किसके अंदर दिया हुआ है मेरे भाई? पेपर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है। और पेपर फर्स्ट में भी ये जो आपको दे रखा है सेक्शन ए में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ए में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है पेपर फर्स्ट का। इसको शुरू करते हैं मेरे भाई। बिना इस टॉपिक के ना तो आप आने वाले टाइम पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ पाएंगे, आप ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ पाएंगे, ना आप ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ पाएंगे, और ऑर्गेनिक तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक के बिना पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को शुरू करता हूँ और आप लेक्चर को लास्ट तक देखें। ये जो हमारा रहने वाला है इस पर मैं डिटेल यूके पीएससी के लिए डेडिकेटेड लेक्चर हमारे पास रहने वाला है। सबसे पहला और सबसे बेसिक बात से मेरे भाई शुरू करता हूं, जरा ध्यान दो। सबसे पहला समझते हैं सिलेबस, है ना। सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट समझते हैं सिलेबस। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका यूके पीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, जो पीडीएफ आपको मिली हुई है। सिलेबस सबको पता है, बस एक बात समझिएगा आपको इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। हम पहले एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक का नाम दे रखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया पेपर नंबर फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है सेक्शन नंबर ए का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ने का मतलब आपको मैंडलिप भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पढ़नी पड़ेगी, और कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस ये कंप्लीट नहीं होता है कभी भी। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी को आपको चेक करना है। एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़नी है पीरियोडिक टेबल की, इसको भी ध्यान रखना है। इंक्लूडिंग ट्रांस लोरेंशियम एलिमेंट, यहाँ तक पढ़ना है आपको, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, बहुत बार सवाल आएगा आपको, आज की क्लास में सवाल दिखेगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन ब्लॉक एसपीडीएफ, यानी आपको ब्लॉक पहचानना आना चाहिए, आपको ग्रुप पहचानना आना चाहिए, आपको पीरियड पहचानना आना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर ज्वाइन करें, सुबह को क्लासेज चल रही हैं, लाइव क्लासेज, उसमें आप चेक कर सकते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज 100% सवाल फिक्स है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का सवाल 100% आएगा ही आएगा मेरे भाई, जिसके अंदर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आपको आज की क्लास में भी सवाल दिखेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी के अंदर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो उसने इतना लिखा हुआ है सिलेबस में। अब सिलेबस के अलावा पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए मेरे भाई कि इस सिलेबस से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है, यानी इस सिलेबस के अराउंड जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़नी। इसने कहीं पर भी एप्लीकेशन नहीं लिखा है, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसने कहीं पर भी आपका एप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ है, तो आपको एप्लीकेशन भी मेरे भाई पढ़ने पड़ेंगे कि इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, जिनसे आज की क्लास में सवाल दिखेंगे। तो ये यूकेपीएससी का डेडिकेटेड सिलेबस है, इसी बात पर हम चर्चा करते हैं एक एक करके। चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, मैं कुछ एमसीक्यू करवाऊँगा और कॉन्सेप्ट उससे सीखेंगे। तो एक एक करके सारे सवालों के आप जवाब देना, और शुरू करता हूँ। सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करा है हमने। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान देना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का उसने ऑर्डर पूछा है। अब सबसे पहली बात, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, सपोज दैट ए कोई एटम है, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं
तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी रिक्वायर्ड एनर्जी को आप नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला पॉइंट क्लियर कि IE1 का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ती है, उसी एनर्जी को आप नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब निकालेंगे कैसे मेरे भाई? सबसे पहले समझना, जब भी मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, हमेशा आज के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी में केवल 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर ऐसे तरीके से पढ़ोगे कभी सवाल गलत नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी केवल 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, और तीनों फैक्टर को आपको सीक्वेंस में लगाना है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर, सीक्वेंस मतलब पहले पहला फैक्टर चेक करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जंपिंग इज नॉट अलाउड। आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सबसे पहले क्या चेक करा जाएगा? चार्ज। आपको पता है चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है मेरे भाई। पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना टफ होगा। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर चार्ज सेम है, चेक करो, इन पे सारे एटम न्यूट्रल हैं, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एक एक करके लगाने। दूसरी बात, जब चार्ज सेम हो तब दूसरा आपको चेक करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फुली फिल्ड एंड नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है और नोबल गैस की तरह है, तो ये हो सकता है। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट वन इज फुली फिल्ड, ध्यान से समझना, फुली फिल्ड एंड नोबल गैस लाइक एलिमेंट। क्या है? नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड एंड नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन उनको बोलते हैं। जैसे सोडियम प्लस, Na प्लस, चेक करो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया, बचे 10, यानी 10 नियोन की तरह बन गया, तो फुली फिल्ड है और नोबल गैस लाइक है। और वो क्या हो सकते हैं? Mg प्लस की 2, क्या हो सकता है मेरे भाई? Mg प्लस की 2, मैग्नीशियम प्लस की 2, 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचे 10, नियोन की तरह बन गया, तो इनको बोलते हैं फुली फिल्ड बट लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसा कहीं पर होगा तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाईएस्ट आने वाली है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सही लिखना मेरे भाई, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आने वाली है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड बट लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उनका अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट होगी। सिंपल है, पहला तो ये रहा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होता है कि फुली फिल्ड तो हो, ध्यान देना, क्या कहा मैंने? फुली फिल्ड तो हो लेकिन नॉट लाइक नोबल गैस, नॉट लाइक नोबल गैस, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह ना हो। फुली फिल्ड तो हो लेकिन नोबल गैस की तरह ना हो। जैसे इनमें 2 केस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा ग्रुप नंबर 2, कौन हो जाएगा? ग्रुप नंबर सेकंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, सिंपल। और दूसरा होता है ग्रुप नंबर 12, ये 2 आते हैं जी, ग्रुप नंबर 12। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप नंबर 12 दैट इज जिंक फैमिली, तो हो सकता है फुली फिल्ड बट नॉट लाइक नोबल गैस, ये होते हैं। फुली फिल्ड एंड लाइक नोबल गैस, वो ये होते हैं। फुली फिल्ड बट नॉट लाइक नोबल गैस, वो ये होते हैं। और तीसरा होता है हाफ फिल्ड। तीसरा कौन सा होता है मेरे भाई? तीसरा होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड आपको पता ही है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फील्ड आता है। अगर ये 2 हैं, फुली फील्ड एंड नोबल गैस लाइक है, तो उसका हाईएस्ट होगी। और अगर ये 2 हैं तो इनका क्या होगा? एडजेसेंट एलिमेंट, अपने बगल वाले एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा होगी।
बगल वाले एलिमेंट से एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल सिंपल, ये तो बिल्कुल आसान है। इसी हिसाब से अगर हम ऑर्डर, ये याद हो गया, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा फैक्टर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज तक तो बात जाती भी नहीं है मेरे भाई, ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से खेल करेगा। सिंपल है। तो ये रहा। इसी बेसिस पर अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो जनरल ट्रेंड ऐसे बनता है, चेक करो। जनरल ट्रेंड, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ आज के बाद लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। और अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आज के बाद टॉप टू बॉटम, टी टू बी मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ अलोंग द ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, जनरल बता रहा हूँ, और टॉप टू बॉटम मतलब अलोंग द ग्रुप। जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है डेल्टा एच और आई से दिखाते, सो वो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, जबकि टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच आई वो जनरली घटती है। सिंपल है। तो ये तो मेरे भाई बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। अब ये चेक करो, ये पीरियड सेकंड के एलिमेंट है। अब इनको जरा ध्यान से देखो, है ना, इनको बिल्कुल ध्यान से कैसे लिखूंगा। ये रहा बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। अगर आप इनका इसका लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2s2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2, 2p1, इसका आता है 2p2, इसका आता है 2p3 और इसका आता है 2p4। सिंपल है। अब चेक करो, सबसे पहली बात चेक करा चार्ज, क्या किसी के ऊपर चार्ज है, आंसर इज नो। अब पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या किसी के ऊपर चार्ज है, आंसर इज नो। तो चार्ज से बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक जनरल क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर इन जनरल बढ़ना चाहिए, बढ़ती है, जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान रखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है, फुली फिल्ड बट नोट लाइक नोबल गैस। और मैंने कहा था अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा होगा, मतलब बेरिलियम और बोरोन में से बेरिलियम की ज़्यादा होगी, बेरिलियम और बोरोन में से बेरिलियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास फुली फिल्ड बट नोट लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल, ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कार्बन का ज़्यादा, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा, तो नाइट्रोजन चेक करो 2p3, 2p3 का मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड बन रहा है तो एडजेसेंट से ज़्यादा आएगा, यानी इसका, यानी सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम और फिर बोरोन। तो चेक करो ऑप्शन से अगर देखें नाइट्रोजन, या तो ये हो सकता है ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकते, दो ऑप्शन कट हो गए, ऑप्शन एलिमिनेशन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर। तो पहले का था ऑप्शन नंबर डी, मैंने आपको डिटेल बताया। अब चलता हूँ दूसरे पे। बहुत ही प्यारे सवाल आपके पास आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत सिंपल मज़ेदार सवाल ला रखा हूँ आपके लिए। दूसरा, विच ऑफ द, पहले सवाल पहचानना कहाँ का रखा है ना, पढ़ना सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। सवाल पहचानो कहाँ का है। सवाल आपके पास आ रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन से रिलेटेड, ऑक्सो एसिड की एसिडिटी बतानी। अब इस सवाल को करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहले लॉजिकली सोचो, समझो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, पहले बेसिक समझना। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, क्या होते हैं ऑक्सो एसिड, आपको पता है ऑक्सो एसिड क्या होते हैं। देखो ऑक्सो एसिड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन अटैच हो ऑक्सीजन से, ध्यान से सुनना, और ऑक्सीजन अटैच हो किसी नॉन मेटल से, जब हाइड्रोजन अटैच होगा, डायरेक्ट अटैच होगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन अटैच होगी किसी नॉन मेटल से, तो उसी को आप नाम देते हैं ऑक्सो एसिड। अब नॉन मेटल क्या क्या होती हैं जनरली यहाँ पर, नॉन मेटल या तो आपका फॉस्फोरस होता है, या तो आपका सल्फर होता है, और या तो आपकी क्लोरीन होती है। ये तीन मेजर हैं जो हमारे सिलेबस में, तो इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। क्या होते हैं ऑक्सो एसिड, हाइड्रोजन अटैच हो ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन अटैच हो नॉन मेटल से, उनको आप बोलते हैं ऑक्सो एसिड। जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होगी नॉन मेटल से, जैसे HCl, तो उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। अब ध्यान समझो, एसिड का मतलब
एसिड का मतलब होगा प्रोटॉन को डोनेट करना, एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन को देने वाला, H+ देने वाला वो होता है एसिड। अब समझो इनको सबको चेक करना, पहला तरीका नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो ना लॉजिकली। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक होगी, कमजोर होगी, यानी ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और जितना जल्दी कोई टूटेगा इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये जो H+ रिलीज जल्दी करेगा, क्या करेगा, जो H+ जो रिलीज करेगा जल्दी, फास्ट रिलीज करेगा जो है ना, उसी को बोलेंगे हम वो बढ़िया एसिड है। तो कौन H+ जल्दी रिलीज करेगा, यानी जितना कमजोर ये बॉन्ड होगा। अब कमजोर बॉन्ड कम होगा जब इलेक्ट्रॉन ये भी खींचेगी नॉन मेटल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगा, मान लीजिए क्लोरीन है, बहुत तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन इससे खींचेगा, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, तो बॉन्ड वीक होगी। तो पहला तरीका तो आप सिंपल ये बता सकते हैं कि एक पहला तरीका इसकी एसिडिटी को बताने का, सबसे पहला स्टेप कि एसिडिटी अगर मैं पूछूं तो आप ये बता सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने ज़्यादा होंगे, इस बात का मतलब उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो चाहे आप ऐसा कर लो, क्या चेक कर लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि उसकी एसिडिटी जो होगी मेरे भाई उतनी ज़्यादा आएगी। यह है HClO4 है ना, HClO4, यानी इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। ये होता है HClO3 होता है परक्लोरिक एसिड, HClO2 होता है क्लोरस एसिड, और HClO होता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो सबसे ज़्यादा देखो किसमें है, इसमें 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसमें 2 और 1 3, इसमें 2 और 1 3, यानी ये है ना, ऐसे लिखो इसको, यानी HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, ये है ना। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इस हिसाब से आ गया पहला ऑप्शन। तो एक तो तरीका आप ये लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से इसको समझना है और अगर कॉन्सेप्ट से सोचें तो एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और हम चेक करते हैं कि एसिडिटी को चेक करने का एक और बेस्ट तरीका है मेरे पास, बहुत जगह काम आएगा। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल के ऊपर वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे। देखो ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब नॉन मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन से उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा ये बॉन्ड उतनी वीक होगी, उतनी आसानी से टूटेगी, यानी ज़्यादा एसिड होगा। तो क्यों ना इसकी पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, यानी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की होती है उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा आती है। अगर उस हिसाब से देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसकी ऑक्सीडेशन 6 +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो वैसे देखो चाहे ऐसे देखो, दोनों सेम है। तो दोनों आप इससे भी चेक कर सकते हैं, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है, मैं डेटा भी दे सकता हूँ इनका, पीके का वैल्यू भी बता सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं। बहुत प्यारे लाजवाब सवाल आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो दूसरा सवाल था बहुत ही प्यारा। आगे चलो मेरे भाई, सिंपल है। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया सवाल। अब आया जी मजा, अब आया मजा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 113, नाम दे रखा है न्यूलियम, जो भी नाम है इसका न्यूलियम नाम है, बिलोंग्स टू विच ब्लॉक एंड ग्रुप। आया था ना सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और ब्लॉक उसने ऑफिशियल सिलेबस में भी दे रखा है, ब्लॉक उसने ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन करके दे रखा है, यानी ऐसे सवाल आने की बड़ी उम्मीद है। अब कौन से ब्लॉक का होगा और कौन से ग्रुप का होगा, मैं तो पीरियड भी पूछ लूँगा, पीरियड भी पूछ लूँगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। मान लीजिए न्यूलियम NH है ना, ये न्यूलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, न्यूलियम ये दे रखा है 113। कैसे लिखूँगा, इसके लिए आपको नोबल गैस के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर याद कर दे मेरे भाई, 2, 10, 18, 36, 54, 86, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा, दैट इज रेडॉन 86, यानी 86 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये आ जाएगा 7s, 7p, 6d और 5 है ना, ये आएगा।
अब इन 7s 7p 6d 5d में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले आएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम का पता कैसे करते हैं आप, n+l रूल से। अभी के लिए केवल इतना समझो कि एनर्जी को जो ऑर्डर आएगा वो एनर्जी सबसे कम जो एनर्जी होगी वो 5f की एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे पहले आएगा, फिर 6d आएगा, ओ सबसे कम एनर्जी होती है 7s की, सबसे कम 7s की, फिर 5f, फिर 6d, और फिर हमारे पास आ जाएगा आखिरी में भरा जाएगा 7p, है ना। 86 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, 86 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ तो हो जाए 88, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए तो ये कितने हो गए जी, 88 और 14 कितने हो गए 92, 102। उसके बाद आ गए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, सिंपल है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब कितने भरने थे हमने, चेक करो ना कितने भरने मेरे भाई, 113 में से 86 माइनस कर दो मेरे भाई, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 13 में 6 गए 27 इलेक्ट्रॉन, 14 और 10 24 और 2 26 और 1 27, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन आया। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है 7p1 में, किस में भरा जा रहा है 7p। तो सबसे पहले निकाला ब्लॉक, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, ब्लॉक कैसे निकालते हैं चेक करो, ब्लॉक, ब्लॉक निकालने का तरीका होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कौन सी ऑर्बिटल में कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच ऑर्बिटल, एंटर विच ऑर्बिटल, तो कौन सा हो जाएगा, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। अगर s में कर रहा है तो s ब्लॉक, p में कर रहा है तो p ब्लॉक, d में कर रहा है तो d। ऑर्बिटल के आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्बिटल की सप्लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको एनर्जी पता हो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, p सबसेल में एंटर कर रहा है, p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसका मतलब एलिमेंट होगा p ब्लॉक का, तो ऑप्शन c तो कट हो गया, सिंपल, तो ब्लॉक तो निकाल दिया। अब उसने पूछा ग्रुप, जब एलिमेंट p ब्लॉक का होगा तो उसका पक्का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Np की पावर x, चेक करो, अगर p ब्लॉक का हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Np की पावर x, ये होगा Np की पावर x, x कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक 8 तक। तो इसका ग्रुप नंबर जो निकलता है वो ग्रुप नंबर निकलता है, जो भी ये x है उस x में 12 जोड़ दे, 12 क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, तो 12 मतलब इससे, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 12 + 1 दैट इज 13, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर 13 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी p ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 13 का है। कितना प्यारा सवाल है, आपको पक्का ही पक्का ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं लिखना आ रहा तो कमेंट करें, प्रो बना दूंगा मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सिंपल है जी, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिंपल हुई। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जरा देखना जी, है ना। अब शुरू करता हूँ, देखना क्या कहना चाह रहा है, पहले समझेंगे कहाँ का सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा जी, ये तो डायरेक्ट आ गया, डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, और ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उस टाइम पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी रिलीज्ड एनर्जी को आप नाम देते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। यानी डेल्टा H जो रहने वाला है वो निगेटिव रहने वाला है, यानी एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H नेगेटिव, मतलब ये एक तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जब एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल है, ये तो डेफिनेशन पता लगी। अब क्या बोलना चाह रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है वो पूछना चाह रहा है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है ना। करेक्ट स्टेटमेंट, विच आर द करेक्ट, पहली स्टेटमेंट, फॉर द नोबल गैसेज डेल्टा H इज पॉजिटिव, नोबल गैसेज के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। चेक करो क्यों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों जी, सारे एलिमेंट के लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव आती है क्योंकि इनका जो नोबल गैस है, आप कोई भी नोबल गैस उठा के देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, सबका आउटर मोस्ट शेल फुल होती है, यानी फुल ऑर्बिटल में ऑलरेडी स्टेबल है। अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। या आप बोल सकते हैं
क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती है इस वजह से। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है जी, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा बहुत प्यारा है जी, क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव डेल्टा Eg देन फ्लोरीन, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी से फ्लोरीन से ज़्यादा। इन जनरल क्या होता है चेक करो, इन जनरल क्या होता है चेक करना। मैंने बोला था जब मैं ऐसे बोलूँ लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब अलोंग द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी डेल्टा Heg वो बढ़ती है क्योंकि साइज घटता है, और टॉप टू बॉटम दैट इज अलोंग द पीरियड डेल्टा Heg जो होता है वो डिक्रीज करता है ना। तो जनरल ये है, तो होना तो क्लोरीन की ज़्यादा चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा चाहिए थी, वो क्लोरीन की ज़्यादा है। हाँ जी, ऐसा क्यों होता है चेक करो, ध्यान सुनना। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, चेक करो। फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो मान लो उसका साइज है इतना सा। क्लोरीन है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो उसका साइज होगा कंपैरेटिवली लार्जर, ये होगा। ऊपर से इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, जाहिर सी बात है भाई 3 ही तो पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। ऐसे बना देता हूँ, सही बना देता हूँ इसको बढ़िया सा, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब क्या होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज है छोटा, एक तो उसका साइज छोटा, आप बोल रहे हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से वो खुद परेशान है बेचारा, और आप बोल रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन, वो तो अपने इन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही नहीं रख पा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर। तो ये क्या होगा, ये जो कंपैरेटिवली ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका मेरे भाई ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये इसको पास नहीं आने देंगे। और जब पास नहीं आने देंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेयर नहीं करना चाह रहा है ये, जबकि फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से कंपैरेटिवली बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ले सकता है। यही वजह है कि इसकी ये इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इस बात का मतलब ये स्टेटमेंट मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पास इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 349 किलो जूल पर मोल। इसकी एनर्जी कितनी होती है, 349 किलो जूल पर मोल, और इसकी एनर्जी होती है मेरे भाई, माइनस में आएगी ना, रिलीज हो रही है 328 किलो जूल पर मोल। तो ज़्यादा किसकी है चेक करो, ज़्यादा किसके, ये जो जितना भी डेटा आपको बता रहा हूँ आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डेटा कभी नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट बता। ये जितना भी डेटा आपको ये सब बता रहा हूँ मैं, ये इनऑर्गेनिक की हाउसक्राफ्ट की बुक से मैं बता रहा हूँ, हाउसक्राफ्ट की बुक से बता रहा हूँ मेरे भाई। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, सिंपल है। दूसरी बात, डेल्टा EgH बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, लेस नेगेटिव फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। लेस नेगेटिव का मतलब घट रही है, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर फ्लोरीन से क्लोरीन, ये होता है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो घट रही है एनर्जी, इसका मतलब लेस नेगेटिव हो रही है। ये लिखा हो टॉप टू बॉटम जाने पे घटती है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। कितने बेहतरीन सवाल लेके आ रखा हूँ मेरे भाई, मजा आ रहा है ना। तो चैप्टर को लिंक करूँगा आपस में, और यही चीज़ें आपको ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ डिटेल में थ्योरी के साथ, तो बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। मस्त सवाल था एकदम, प्यारा सवाल था एकदम, बने रहे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। यानी नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाजवाब सवाल है, इम्पोर्टेंट की पावर 100 लगा, पक्का पूछेगा पेपर में, लिख के ले जा मेरे से, लिख के ले जा, पक्का पूछेगा। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13। बहुत बार सवाल, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें सवाल आता ना होगा, ये होता है। अब एटॉमिक रेडियस ग्रुप 13 आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 13 के एलिमेंट इर्रेगुलर पैटर्न शो करते हैं, इर्रेगुलर पैटर्न शो करते हैं, इनका रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है, इर्रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। क्या होती है एटॉमिक रेडियस, कि न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एक बच्चों वाली डेफिनेशन है, बड़ी डेफिनेशन होती है कि दो न्यूक्लियस
के बीच की डिस्टेंस, दो सेंटर टू सेंटर न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिटेल में पढ़ाएंगे कभी। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है ग्रुप 13 के केस में चेक करिएगा। पहले होता क्या है, जनरल केस समझो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जनरल होता है ऐसा। जनरल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। जनरल फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड और टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस डिक्रीज करती है क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस जो होती है वो इंक्रीज करती है क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है इन जनरल। तो ये होता है। जबकि ग्रुप नंबर 13 में ऑर्डर अलग सा आता है। क्यों आता है चेक करना। होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ग्रुप नंबर 13 का है। तो होना ये चाहिए था कि टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था। ये क्या है मेरे भाई, ये होता है एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ये एक्सपेक्टेड ये हमने सोचा था, लेकिन केमिस्ट्री पढ़े जिनको आप एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ये गाना सुना ना आपने कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो केमिस्ट्री में यही होता है, होता कुछ और है, वो कुछ और जाता है। इन रियलिटी जो एक्चुअल इसका ऑर्डर है वो एक्चुअल बोरोन का सबसे कम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन थैलियम, देन इंडियम। चाहे इस ऑर्डर को याद कर दे मेरे भाई, ये फिक्स आएगा, फिक्स आएगा। ऐसा क्यों, गैलियम और एल्यूमिनियम में इसका ज़्यादा और इन दोनों में सेम रीजन है। गैलियम में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो गैलियम के पास आएंगे डी ऑर्बिटल। रीजन आज तक किसी पेपर में पूछा नहीं गया, ना कभी पूछेगा। गैलियम के पास डी ऑर्बिटल होती है जिसकी वजह से शील्डिंग हो जाती है पुअर, तो उसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। 3D में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3D इलेक्ट्रॉन की वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से गैलियम का साइज इन रियलिटी छोटा हो जाता है। कितना बेहतरीन है। यहाँ पर थैलियम और इंडियम में इंडियम थैलियम का छोटा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत प्यारा सवाल है। तो करेक्ट ऑर्डर मेरे भाई ये आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा हो जाएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये रहा ना, इंडियम, ये रहा बोरोन। सही बार अपने आप टिक कर देना यार आप। बोरोन का सबसे छोटा ये रहा बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर थैलियम, इंडियम, थैलियम और फिर इंडियम। ये रहा मेरे भाई करेक्ट ऑप्शन इज। ऐसा बना दो, इसमें से जो भी करेक्ट होगा चेक करना ना कौन सा है, बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ये उल्टा हो गया ना, इसमें ऐसा होना चाहिए था थैलियम और ये होना चाहिए था इंडियम। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक करिएगा ना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। मिसप्रिंट हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन कॉन्सेप्ट से बड़ा कभी सवाल नहीं हो सकता मेरे भाई। बहुत लाजवाब सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था मेरे भाई, मस्त मजा आ जाएगा। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान रखें, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई। सिंपल है, तो इतना आपके पास ये सवाल हुआ। आगे चलो, बहुत ही प्यारा सवाल था, हमने बेहतरीन तरीके से इसको किया, मजा आ गया मेरे भाई। और हमारे साथ पढ़ोगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर चलता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 6। ओह, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। कितना प्यारा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, खुद ही बता दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस की, इनमें से सबसे छोटा कौन है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो का मतलब जहाँ कहीं भी आइसो बोलूँ तो आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इन सब के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। अब पूछ रहा है कि साइज बता। अब निगेटिव चार्ज है तो याद रखें, निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, रेडियस उतना बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस उतना बढ़ेगा। साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, रेडियस उतना कम होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो चार्ज चेक कर ले बस, P3H2 एक नेगेटिव है, 0, तो पक्का ही पक्का P3 सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होगा। कितना प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही लड्डू सवाल दे दिया, इतना तो कौन ही पूछेगा जी, है ना। लाजवाब सवाल, फिर से इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो। द एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम, डी ब्लॉक एलिमेंट है,
जिरकोनियम मेरे सामने तो पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, जिरकोनियम है पीरियड नंबर 4 का, जिरकोनियम 160 पिकोमीटर एंड हॉफनियम 159 पिको आर द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लगभग सेम है यार, पिकोमीटर में क्या फर्क पड़ रहा है, यानी जिरकोनियम, फेमस सवाल है जिरकोनियम और हॉफनियम की, ये सवाल बहुत बार आ चुका है, रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? पहला लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ यस, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, समझते हैं आप लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोग समझते हैं कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? मैं बताता हूँ क्या होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, समझो, मजा ना आए तो बताइयो। लेंथेनोइड, अगर आप कोई सा भी लेंथेनोइड लें, ये लेंथेनोइड है मान लें, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो आएगा, बाहर अंदर से आएगी 4f ऑर्बिटल और बाहर से आएगा 6s, है ना, मान लीजिए, और नहीं लिख रहा हूँ मैं d वगैरह, 5d भी आएगा, ये आएगा, ये न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, अंदर ऑर्बिटल होगी 4f ऑर्बिटल, अंदर क्या होगी 4f ऑर्बिटल, और वैलेंस सेल में सबसे होगा 6s ऑर्बिटल, ये रहा आइटम, ये ऑर्बिटल है ना। अब ध्यान से समझो, इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियस का काम होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना, मतलब न्यूक्लियर चार्ज लगाना। अब 4f ऑर्बिटल, f जो ऑर्बिटल होती है, ये f ऑर्बिटल ये होती है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज का मतलब फैली हुई, बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से चार्ज 4f ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करके 6s पे चला जाता है। क्या बोलते हैं? 4f ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करके चार्ज 6s ऑर्बिटल पे चला गया, और जब 6s, 4f का काम था चार्ज को रोकना, शील्ड करना, जिसको हम शील्डिंग बोलते हैं, शील्ड, लेकिन वो शील्ड तो कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि डिफ्यूज साइज में, तो चार्ज बाहर चला जाए, जब चार्ज बाहर चला जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, तो उसको अंदर की तरफ खींचेगा, और अंदर की तरफ खींचेगा मतलब साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा मेरे भाई, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी कॉन्ट्रैक्शन को आप नाम देते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कैसे बोलेंगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, charge penetrate into 6s orbital which result in contraction decreasement in size। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी ऑर्बिटल रेस्पॉन्सिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4f, याद रखेंगे, इसको आप बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला हो गया लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, एक्टिनोइड इसका बड़ा भाई है, जहां पे 4f है वहां पे 5f आ जाएगी, जहां पे 7s है वहां पे 6s है वहां पे 7s आ जाएगा, तो वो एक्टिनाइड नहीं है। दूसरा, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, हाँ जी वही तो कहा, दैट इज ए एंड बी बोथ करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। कितना बेहतरीन सवालों की ये सीरीज लेके आ रखा हूँ मेरे भाई, कितने लाजवाब सवालों की मैं आपके सामने ये सीरीज लेके आ रखा हूँ, मस्त मजा आया, चेक करना जी। और बताइए कौन सा सिंपल है, एक और सवाल, वन मोर सवाल। ओह ये तो बहुत ही प्यारा आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल आ गया, इसको कर दो बस, इसको कर दो, टाइम लो, बात समझ रहे हो, इसको कर दो, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, इतना मस्त सवाल तो आना भी नहीं चाहिए था मेरे भाई, ये कोई सवाल है, ये कोई सवाल है मेरे भाई, इतना प्यारा सवाल और इतना आसान सवाल, इतना क्या ही पूछ लेगा मेरे भाई, क्या ही पूछ लेगा। देखना क्या बोलना चाह रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये पूछना चाह रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम ए एंड बी 1.2 ऑन पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल पर दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट इज डेल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से डिनोट करूंगा, वो दिखा रहा है 1 पॉइंट कितना बोल रहा है ये 1.2। बता स्केल द बॉन्ड ए बी एच, यानी ए और बी के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, ए और बी के बीच का बॉन्ड कैसा होगा। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, प्योरली कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट, अप्रोक्स 30% आयनिक, आयनिक या नॉन पोलर। अब चेक करता हूँ, पाउलिंग, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, भाई साहब पाउलिंग स्केल लिख लो, लिख लो, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग भाई साहब, उसने रेंज दे रखी है कि अगर 0 से लेके 0.4 तक आए, 0.4 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए, तो बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होगा। क्या होगा मेरे भाई? बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर के 1.7 के बीच में होगा, तो इस बात का मतलब जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा मेरे भाई?
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो इस बात का मतलब जो बॉन्ड होगी वो आयोनिक होगी। कैसे होगी? आयोनिक होगी। तो आप चेक भी कर सकते हैं 1.2 इधर आ रहा है तो पक्का ही पक्का कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अप्रॉक्स 30% आयनिक, अप्रॉक्स 30% आयनिक। क्या आपको आयनिक करेक्टर निकालना आता है? आयनिक करेक्टर निकालना आता है? यस, आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं हम। आयनिक करेक्टर, किसी का भी आयोनिक करेक्टर कैसे निकाला जाता है? कोवेलेंट करेक्टर तो आप निकालते हैं इन आयनिक कंपाउंड फजान रूल से, लेकिन आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं? आयनिक करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं हैने स्मिथ फॉर्मूला। क्या यूज करता है मेरे भाई? हैने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का सवाल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैने स्मिथ फॉर्मूला। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो अब पढ़ ले मेरे भाई। हैने स्मिथ फॉर्मूला, इससे निकालते हैं आप परसेंट आयनिक करेक्टर। परसेंट आयोनिक करेक्टर किससे निकलता है? हैने स्मिथ फॉर्मूला। क्या बोलता है हैने स्मिथ फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद रखें, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का स्क्वायर, इसको निकालना जी। ये है, इसको बोलते हैं हैने स्मिथ फॉर्मूला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30% इसका आता है। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना बेहतरीन सवाल है। हैने स्मिथ फॉर्मूला, पोलर नॉन पोलर भी आपने चेक कर लिया। याद रखेंगे, लाजवाब सवाल, मस्त सवाल। नेक्स्ट सवाल, ठीक है मेरे भाई। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। जो आपका सवाल मिल रहे हैं सारे सवाल टॉप क्लास के सवाल है, A1 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो कहाँ का सवाल है। एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओ हो, अब तो खुद ही दे दिया। एन इलेक्ट्रॉन दिस दे रखा है, इट इज बिलोंग्स टू विच पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। ये बार बार आएगा सवाल, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो चेक करते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है पीरियड। नहीं पता तो आप कमेंट करें, मैं पूरा लेक्चर बना दूंगा इस पर, डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद आपको हमेशा निकालना है ग्रुप और आखिरी में निकालना है आपको ब्लॉक, है ना? ये निकाल सकते हैं आप। पहले पीरियड, फिर ब्लॉक, फिर ग्रुप। आप ऐसे निकालना है इसको। कैसे निकालना? पहले पीरियड, फिर निकालना है ब्लॉक, ये सीक्वेंस में निकालना है ना? और फिर निकालना है ग्रुप। सिंपल है। ये तीन चीज़ ध्यान रखनी, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। अब सबसे पहले पीरियड देखो। पीरियड चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, वही चला रहा हूँ आजकल ऑनलाइन क्लास में। सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में आपको क्वांटम नंबर पढ़ाई जा रही है डिटेल में, तो वहाँ पर आएगा हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 7, इसका मतलब पक्का ही पक्का पीरियड होगा 7। तो या तो ऑप्शन बी होगा, यानी डी और ये कट हो गए, डी और ये कट हो गए 7, तो पीरियड तो पता लग गया। ब्लॉक मैंने आपको बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन। आपको क्या चेक करना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच ऑर्बिटल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करता है जिसकी एनर्जी हाईएस्ट हो। इन सब में से सबसे हाईएस्ट एनर्जी पी की होती है, पी की होती है। इसका मतलब ब्लॉक होगा पी, पक्का ही पक्का क्या होगा? ब्लॉक होगा पी। ले मिल गया ऑप्शन, ब्लॉक होगा पी, ब्लॉक होगा पी। बी ऑप्शन आ गया सही। लेकिन ग्रुप कैसे निकालेगा फिर? ग्रुप मैंने बोला अगर पी ब्लॉक का होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एन की पी की पावर एक्स, एक्स में 12 जोड़ देगा क्योंकि 13 से शुरू होगा, तो ग्रुप आएगा पक्का 14 ग्रुप। चेक कर, ग्रुप 14, पी ब्लॉक और पीरियड नंबर 7। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। हाँ, मज़ेदार सवाल है मेरे भाई। यही तो खूबसूरती है हमारी। सब्जेक्ट को टाइम दो, सब्जेक्ट को आप टाइम दो, सब्जेक्ट को आप टाइम दो, अदरवाइज फिर सब्जेक्ट आपको टाइम नहीं देगा। अगर आप सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे, सब्जेक्ट आपको टाइम नहीं देगा। फिर याद रखें ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत लाजवाब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चेक करिएगा आप, कॉन्सेप्ट चेक करिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनको आप एक्सेप्शन बोलते हैं, इनके प्रॉपर रीजन है। चेक कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? किलोजूल पर मोल फॉर हेलोजन एटम, किलोजूल पर मोल फॉर हेलोजन एटम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है दो एटम के बीच में मान लीजिए बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी एनर्जी को आप बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
अब इन जनरल क्या होता है मेरे भाई, आप खुद समझो, फिर से वही बात, इन जनरल, इनऑर्गेनिक में अलग चीज़ है, इन जनरल लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है तो डिस्टेंस कम होगी, तो इस बात का मतलब क्या होगा, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो बढ़ती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो BD, ऐसे लिख देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो घटती है। लेकिन अगेन ये बहुत तगड़ा ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही इरेगुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं। फिर से अगर इस कॉन्सेप्ट से सोचा जाए तो इस कॉन्सेप्ट से सोचने पर F टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगी, तो F2 Cl2 Br2 एंड I2 ऐसा आना चाहिए। इस हिसाब से तो ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होता है Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। Cl2 Br2 F2 एंड I2। इतना खतरनाक क्यों हुआ ये चेक करना। आइडियल साइज होता है क्लोरीन का, होता क्या है, चेक करो, क्लोरीन और क्लोरीन में चेक करो, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इन दो में चेक करो, बाद बाकी सब में समझ जाओगे। इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे, इसके पास भी 3 है, अब ये फ्लोरीन का जो बॉन्ड बना है, ये बना है 2p से, इसका 2p, इसका 2p, इसका होगा 3p, ये तो होगा, ये 2p ये 3p। अब चेक करो, सिग्मा बॉन्ड बना है, फ्लोरीन का साइज है छोटा, फिर से वही बात, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, छोटा साइज है। अगर छोटा साइज है तो इनका बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है मेरे भाई, छोटा साइज है, फ्लोरीन है छोटा सा, अब सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसा, ओवरलैप करी, हेड ऑन ओवरलैप। अब फ्लोरीन का साइज क्योंकि छोटा है तो लोन पेयर पास होंगे, पास होंगे, और अगर लोन पेयर पास होंगे तो एक्चुअल में रिपल्सन करेंगे फ्लोरीन में, और रिपल्सन करेंगे तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। जबकि फ्लोरीन का साइज ठीक है, बड़ा साइज है, उसमें रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं है। तब फिर आप सोच रहे होंगे सर फिर ब्रोमीन कैसे आ गया, भाई साहब उसमें इतना ज़्यादा रिपल्सन है कि वो ब्रोमीन को भी ओवरकम कर जाता है, ब्रोमीन को भी ओवरकम कर जाता है। फैक्ट है बताते हैं, डेटा आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेटा इसका, आप इस सवाल का डेटा आपको बता देता हूँ, एनर्जी बता देता हूँ ना मेरे भाई, एनर्जी क्लियर हुआ मेरे भाई। तो ऑर्डर क्या होगा, Cl2 सबसे ज़्यादा, देन Br2, देन F2, देन I2। अब इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा लिख दो, एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करूँ तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसो, डेटा आपको याद नहीं करना है, इसकी एनर्जी है 242 किलो जूल पर मोल। कितनी है, 242 किलो जूल पर मोल सबसे हाईएस्ट। उसके बाद हमारे पास है Br2 की 193 किलो जूल पर मोल। तो ऑर्डर भी बिल्कुल सेट हो रहा है, डाटा से मैं ऑर्डर बनाता हूँ मेरे भाई। तीसरा दे रखा है 158 किलो जूल पर मोल, और इसकी दे रखी है 151 किलो जूल पर मोल, 151 किलो जूल पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Cl2 Br2 F2 एंड I2। मैंने तो इसकी ट्रिक बना रखी है मेरे भाई, है ना, मैंने तो इसकी क्या करा हुआ है, ट्रिक बना रखी है, मैं तो इसको ट्रिक से याद कर रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे को ट्रिक याद थी, क्या ट्रिक थी, चल बे फट्टू इंसान, यह ट्रिक है मेरे भाई, बस गाली ना समझिए, ये ट्रिक है। चल बे फट्टू इंसान, चल का मतलब क्लोरीन, बे का मतलब ब्लोरीन, फट्टू का मतलब F2 और इंसान का मतलब I2। तो इसी धारदार ट्रिक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, गाली नहीं है, ये है ट्रिक है। अगर सवाल सॉल्व हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। तो चल बे फट्टू इंसान, हाइड्रोजन भी जोड़ दो, हाइड्रोजन भी पूछता है तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो नेट में आ रखा था हाइड्रोजन का, तो इसको और बढ़िया ट्रिक बना, हट चल बे फट्टू इंसान। तो क्या हो जाएगा, हट चल बे फट्टू इंसान। तो करेक्ट ऑप्शन इज, मस्त सवाल, लाजवाब सवाल, बिंदास सवाल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सिंपल है। आगे चलता हूँ मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल। ये तो सर आपने बहुत ज़्यादा सरल पूछ लिया, लेकिन सवाल हमारे होते कोई सरल नहीं हो सकता मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार ये तो बहुत ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ पाउलिंग स्केल के बेसिस पर बता रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। आप सभी को पता ही है मेरे भाई, सब लोग आप समझदार हैं ही हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं कि दो एटम के बीच में मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है और उनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल है, ये तो हुआ नॉर्मल बात। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल आपको पता ही है, कोई भी एबनॉर्मल या इरेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता ही नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पर, दैट इज अलोंग द ग्रुप जाने पर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम काई से बताते हैं वो इंक्रीज करती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है। तो कोई सवाल ज़्यादा भी नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन किसको पूछ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है कार्बन, कार्बन की सबसे कम, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। कि सर ये तो बहुत ज़्यादा सरल सवाल पूछ लिया आपने, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, देन नाइट्रोजन, देन ये वाला। लेकिन इतना आसान होता तो क्या बात थी। मान लीजिए इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करो, देखना जी, ध्यान से देखना कि अगर मैं इसी सवाल को मॉडिफाई करूं मेरे भाई, तो तब तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। मान लीजिए कुछ चीज़ सिखा रहा हूं, है ना, ये रहा ऑर्डर बना रहा हूं, मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए ये रहे, है ना, ये रहे, जितना मैं ऊपर चलता चलाऊंगा इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होगी टॉप बॉटम जाने पर बढ़ती हुई दिखेगी, यानी ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मास्टर लोगो, मास्टर का एग्जाम देने जा रहे हो तो कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कार्बन की, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी अगर कार्बन हाइब्रिडाइज हो sp2, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। नहीं पता तो लेक्चर को फॉलो करें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, sp2, उससे ज़्यादा कार्बन हो जाए sp, कार्बन हो जाए sp। अब ध्यान से समझिएगा, आपने बोला कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा है और फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है अगर नाइट्रोजन sp3 हो और कार्बन sp2 हो। तो समझदार लोग हमेशा ये पूछेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन, अगर मैं बोलूं कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इन जनरल तो नाइट्रोजन की ज़्यादा। लेकिन आप मास्टर लोग हो, आप मेरे से पूछोगे कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, अगर नाइट्रोजन sp3 हुआ और कार्बन sp हुआ तो कार्बन की ज़्यादा हो जाती है, कार्बन की ज़्यादा हो जाती है। फिर से वही, अगर नाइट्रोजन sp2 हुआ तब ज़्यादा, नाइट्रोजन sp हुआ तो ज़्यादा। सेम यहाँ पर आ गया, अगर ऑक्सीजन sp3 हो जाए और नाइट्रोजन sp हो जाए तो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं मेरे भाई कॉन्सेप्ट। ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ऐसे पढ़ना है। तो आधा अधूरी बात ना करें, आधा अधूरी बात ना करें। ये सवाल आपने बहुत ही प्यारा तरीके से सॉल्व करा, लाजवाब सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई हुई नहीं होगी आपको, सिंपल बात है। अब आगे चलता हूँ, है ना, ये भी बढ़िया सवाल है, बेसिक चेक कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनल पेयर सो मैक्सिमम सिमिलरिटी। डायगोनल पेयर क्या होते हैं, डायगोनल पेयर, डायगोनल पेयर क्या होते हैं, डायगोनल पेयर ऐसे समझो, डायगोनल पेयर जो होते हैं जब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ध्यान समझा, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। कैसे पता लगता है, जब सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने एडजेसेंट वाले, यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट या फर्स्ट पीरियड के, सॉरी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, ग्रुप कोई सभी हो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट एडजेसेंट ग्रुप के, ध्यान समझना, एडजेसेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता है। किससे, थर्ड पीरियड एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता है, उसी को आप बोलते हैं क्या करा कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने सामने वाले के थर्ड पीरियड के एलिमेंट से शो करता है। जैसे लिथियम शो करेगा मैग्नीशियम के साथ, इसको हटा दो ऊपर वाले को, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगी, लिथियम शो करेगा, लिथियम सेकेंड पीरियड का है, मैग्नीशियम उसका है, तो क्या होगा, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। दूसरी बात और लिखा हुआ है, बेरिलियम शो करता है किसके साथ मेरे भाई, बेरिलियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप, उसके सामने हो गया दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। और बोरोन जो शो करता है वो करता है सिलिकॉन, तो तीनों शो करते हैं, ये बोरोन सिलिकॉन के साथ शो करता है, सिंपल है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल शो मैक्सिमम सिमिलरिटी, इन तीनों में
मैक्सिमम कौन शो करता है? तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों में मैक्सिमम बेरिलियम और एल्यूमिनियम शो करते हैं। क्यों? अगर हम इनकी स्टडी करते हैं जब, तो देखें इनके जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों कंपाउंड कोवलेंट बनाते हैं। सबसे पहला होता है इनके जो कंपाउंड्स होते हैं सिमिलर कंपाउंड बनाते हैं दोनों, कोवलेंट कंपाउंड। याद करो, फेमस कंपाउंड के बारे में आप पढ़ते थे, याद कर, BeCl2। कितनी बार पेपर में पूछा जाता है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, जिसका गैसियस स्टेट में स्ट्रक्चर, लिक्विड स्टेट में स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में अलग स्ट्रक्चर आता है। तो ये भी कोवलेंट है और साथ ही साथ BeCl2, और इसके साथ ही क्या आता है, एल्यूमिनियम के कंपाउंड AlCl3, बहुत फेमस है। वेपर में अलग दिखाता है, सॉलिड में अलग दिखाता है, गैस में अलग स्ट्रक्चर दिखाता है, दोनों कोवलेंट है। तो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। साथ ही साथ इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। दोनों के दोनों, बेरिलियम चाहे एल्यूमिनियम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे मैं बात करूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, तो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है BeO, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना Al2O3, बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल हमने बात करी मेरे भाई। तो कौन होगा ऑप्शन? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बढ़िया एकदम। और नहीं हो सकते ना, किन्हीं के कंपाउंड आयनिक होते हैं, कुछ होते हैं, किसी के कोवलेंट हैं, ये तो इस तरीके से। कितना प्यारा है, कितना प्यारा सवाल है आपके पास, लाजवाब और बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। मस्त सवाल था एकदम, लाजवाब सवाल था, बेस्ट सवाल था, खतरनाक सवाल था, मज़ेदार सवाल था मेरे भाई। ये था हमारे पास कुछ खतरनाक से सवाल। क्या मेरे भाई, यहाँ तक सिंपल है। अब आगे चलता हूँ सवाल, एक और क्वेश्चन नंबर 13, मस्त सवाल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ FeCO9, डी ब्लॉक एलिमेंट है। मैं फिर से आपको बात बता दूं, डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में इन जनरल मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट फिर से एटॉमिक रेडियाई में इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। रेगुलर ट्रेंड जो होते हैं वो शो करते हैं। क्या वो इरेगुलर, कैसा इरेगुलर होता? ये है कि स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस स्टार्टिंग में डिक्रीज करती है, देन कांस्टेंट, उसके बाद अचानक बीच में कांस्टेंट हो जाती है, अचानक बीच में कांस्टेंट हो जाती है, और लास्ट में फिर से अचानक देन इंक्रीज करने लगती है लास्ट में। यानी ऐसा होता है, इसको ग्राफ से समझो तब ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए ये रहा, है ना, ये रहा, ग्राफ बनाओ। ऊपर जाने पर जितना ज़्यादा ऊपर जाऊंगा रेडियस बढ़ेगी, और यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर लग दो डी इलेक्ट्रॉन, है ना। होता क्या है, पहले रेडियस घटती है, कहाँ से कहाँ को घटती है? जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो रेडियस होती है R, वो रेडियस डिक्रीज करती है, घटती है। फिर अचानक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। किस में हो जाती है कांस्टेंट? जो सवाल पूछा हुआ है उसमें, FeCO9, किसमें? Fe में, आयरन में, कॉपर में और कॉपर नहीं, कोबाल्ट में और निकिल में अचानक कांस्टेंट हो जाती है FeCO9, यानी कॉपर निकिल तक कांस्टेंट हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? रेडियस कांस्टेंट, कांस्टेंट रेडियस कांस्टेंट, और फिर अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है, कॉपर और जिंक में बढ़ना शुरू हो जाती है, कॉपर और जिंक में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इरेगुलर ट्रेंड होता है, इरेगुलर ट्रेंड, तो जिसकी वजह से इन दोनों की रेडियस बराबर नहीं बोलूँगा, अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है C। इसकी दो खास वजह होती है, एक तो आपके पास होता है डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। दो रीजन होते हैं, डिटेल का भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, और अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। चाहे 3D सीरीज लूँ, चाहे 4D लूँ, चाहे 5D लूँ, सब में सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है मेरे भाई। सिंपल है, तो बहुत प्यारा सवाल है, इससे भी सवाल बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा जाएगा। तो डी ब्लॉक का स्पेशल ध्यान रखें, ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर पीरियोडिक टेबल सही पड़ी है तो पक्का ही पक्का आपसे सवाल आसानी से हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई, लाजवाब सवाल है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
आयनिक मोबिलिटी और लिखा हुआ है इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहली बात बताओ आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। आयनिक मोबिलिटी को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ आयन। किसका मतलब होता है? स्पीड ऑफ आयन। आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ आयन। 1 सेकंड का समय और दीजिएगा जी, बस 1 सेकंड का समय और देना आप बस। ओके मेरे भाई, ये थे मेरे भाई कुछ बेहतरीन सवाल जो आपको करवाए, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाए। ये थे कुछ लाजवाब, कुछ बेहतरीन सवाल। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और शानदार कंटेंट के लिए आप सारे लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे नई वीडियो में मिलूँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी, मिलता हूँ।